अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ पैथोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है काजेज़ ऑफ सिल इंजरी, कि सिल इंजरी किस वजह से काज होती है, क्या वजूहत होती है। हमने पिछली वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया है कि जब स्ट्रेस आ जाता है सिल के ऊपर तो सिल अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है स्ट्रेस के अगेंस्ट, ताकि सिल इंजर्ड ना हो जाए, सिल स्ट्रेस को ओवरकम कर लेता है। हमने हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉपी और एट्रॉपी, ये कुछ एडाप्टेशन हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उधर से देख सकते हैं। तो हमने यही पढ़ा था कि जब स्ट्रेस आ जाता है तो सिल अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स होती है। जब कुछ लिमिट्स तक सिल अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है, जब स्ट्रेस अगर सीवियर हो जाए, ज़्यादा सीवियर हो जाए स्ट्रेस, तो फिर सिल अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकता, फिर सिल इंजर्ड हो जाता है। तो आज हम सिल इंजरी की काज डिस्कस करेंगे। हम स्ट्रेसर्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से, ऐसे स्ट्रेसेस हम डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से सिल इंजरी काज होती है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपो मीन लेस अमाउंट, ऑक्सिया मीन ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया की कुछ रीजंस होती है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकती है। तो ये इनकी कुछ रीजंस है। फर्स्ट है इस्कीमिया। इस्कीमिया मीन लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आर्टरी है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो हार्ट को ब्लड देती है, मायोकार्डियम को ब्लड देती है। तो अगर उसमें वो ऑक्लूड हो जाए, उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो फिर ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्लड फिर नहीं मिल रही होती। तो जैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ब्लड में ट्रेवल करती है और ब्लड ऑक्सीजन थ्रू ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है। तो अगर ब्लड की सप्लाई रुक जाए या ब्लड सप्लाई लॉस हो जाए तो उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती ऑर्गन को, तो हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है। तो इस्कीमिया एक काज है हाइपोक्सिया की, एक रीज़न है। दूसरा है स्टूडेंट्स पल्मोनरी डिजीज़। वर्ड पल्मोनरी मीन लंग्स, ये लंग्स का एक डिजीज़ होता है। एज वी नो दैट लंग्स आर द ऑर्गन्स थ्रू विच वी टेक ऑक्सीजन। लंग्स ऐसे ऑर्गन है जिसकी वजह से हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर लंग्स में कोई डिफेक्ट आ जाए, डिजीज़ आ जाए लंग्स की, तो फिर हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही होती फिर, तो उस वजह से फिर हाइपोक्सिया काज होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। थर्ड है स्टूडेंट्स एनीमिया और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। एनीमिया, एनीमिया मीन डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड और डिफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कमी हो जाती है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन थ्रू आरबीसी डिफरेंट ऑर्गन्स में सप्लाई होती है। आरबीसी लंग्स से ऑक्सीजन को टेक अप करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाती है। तो अगर आरबीसी की कोई डिजीज़ आ जाए या आरबीसी की कमी आ जाए तो फिर ऑक्सीजन सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन फिर नहीं मिल रही होती। तो एनीमिया भी एक काज है हाइपोक्सिया की, एक रीज़न है, सॉरी। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इसकी वजह से कैसे होता है हाइपोक्सिया। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, एक टॉक्सिक कंपाउंड है। ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है, फिर हीमोग्लोबिन की एबिलिटी लॉस हो जाती है,
फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर सकता। तो अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकता तो ऑक्सीजन ऑर्गन्स में फिर नहीं पहुंच सकती या टिश्यूज़ में नहीं पहुंच सकती, तो हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है और उसकी वजह से फिर सेल फंक्शंस करना छोड़ देता है, सेल्स की इंजरी हो जाती है, सेल्स इंजर्ड हो जाती है। और लास्ट है इसका रीज़न हाइपोक्सिया, टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन मीन टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को सफिशेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो नहीं मिल रही, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज़ हो रही है। तो ये 4 रीज़न है हाइपोक्सिया की कि हाइपोक्सिया क्यों काज होती है। तो हाइपोक्सिया अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ऑक्सीजन हमें पता है कि ऑक्सीजन का रिस्पायरेशन में रोल है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर हमें एनर्जी देती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी भी नहीं होगी, तो सेल इंजर्ड हो जाएगी। दूसरा काज है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, एनवायरनमेंट से कोई हमें डैमेज हो जाए, हमारी बॉडी को डैमेज हो जाए जिसकी वजह से सेल इंजर्ड हो जाए। इसमें ट्रामा भी आता है, ट्रामा कोई सदमा, अगर कोई एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट हो जाए खुदा न ख्वास्ता, या कोई और हादसा हो जाए तो उसकी वजह से फिर भी सेल इंजरी हो जाती है। रेडिएशन की वजह से भी हो सकती है हमारी सेल्स इंजर्ड, जैसे कि सनलाइट जो है उसके अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारी स्किन के लिए ये ठीक नहीं होती, ये हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, हमारी सेल को इंजर्ड कर सकते हैं। तो रेडिएशन की वजह से भी सेल इंजरी काज होती है। इलेक्ट्रिक शॉक मीन इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट लग जाए किसी को तो थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स इसकी वजह से डैमेज हो सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। और लास्ट है एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर मीन टेम्परेचर के जो हदूद होते हैं, टेम्परेचर हद से बढ़ जाए या हद से गिर जाए, तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर भी हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, हद से कम टेम्परेचर भी हमारी सेल को इंजर्ड कर सकते हैं, और हद से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए एनवायरमेंटल, अगर टेम्परेचर इंक्रीज आ जाए तो वो भी हमारी सेल्स को इंजर्ड कर सकते हैं। फर्दर है केमिकल एजेंट्स, ये भी एक सेल इंजरी के एक काज है, केमिकल्स है जिसकी वजह से सेल इंजर्ड हो सकता है। इसमें पहला है ग्लूकोज और साल्ट हाइपरटेंशन, हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन, इन हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन, ग्लूकोज और साल्ट इन हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन। ग्लूकोज तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज हमें एनर्जी देती है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज हमें एनर्जी देती है। लेकिन अगर ग्लूकोज भी हद से बढ़ जाए, ग्लूकोज इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें अगर ग्लूकोज इंक्रीज हो जाए, हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन मीन कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेसीज होते हैं उसमें अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो एक बैलेंस होती है, सेल और सेल के अंदर का और बाहर का एक बैलेंस होता है सल्यूट्स का के लेवल का। अगर सल्यूट लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसीज में इंक्रीज होता है तो अंदर से सॉल्वेंट निकलना शुरू हो जाती है। अगर सल्यूट्स लेवल सेल के अंदर इंक्रीज होना शुरू होते हैं तो बाहर से सॉल्वेंट अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, एक बैलेंस रखते हैं। सो अगर ग्लूकोज इंक्रीज हो जाए मीन्स कि सल्यूट लेवल्स इंक्रीज हो जाए, एक्स्ट्रा सेलुलर
स्पेसिस में, तो सेल के अंदर से फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाती है, तो सेल श्रिंक हो जाता है, सेल की श्रिंकेज हो जाती है, उसकी एट्रापी हो जाएगी, तो सेल इंजर्ड हो जाएगी। तो ये एक केमिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट्स जिसकी वजह से सेल इंजरी काज हो सकती है। पॉइजन्स, जहर जिसे हम कहते हैं, इसकी वजह से भी सेल इंजरी काज होती है। ये सारी चीज़ें ये डिजीज़ काज करती है। ये जो हम जितनी भी काज पढ़ रहे हैं डिजीज़ काज करती है, और डिजीज़ कब काज होगी? जब सेल इंजर्ड होगी। सेल इंजर्ड होगी तो डिजीज़ काज होगी। तो ये बेसिकली सेल इंजर्ड करता है। पॉइजन्स आर्सेनिक है या साइनाइड है। पॉइजन्स के डिफरेंट मैकेनिज्म है। थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स इट कैन इंजर्ड अ सेल। थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म ये सेल को इंजर्ड कर सकता है। पॉइजन्स ये होमोस्टेसिस भी, उसमें भी डिस्टर्बेंस, उसको भी इम्बैलेंस करवा सकता है, या सेल मेम्ब्रेन उसकी परमेबिलिटी डैमेज करवा सकता है। उसकी परमेबिलिटी अगर उसमें कोई डैमेज आ जाए तो फिर सेल जो है वो इम्बैलेंस आ जाती है। बाहर सेल के बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट का और सेल के अंदर के एनवायरनमेंट का एक इम्बैलेंस आ जाता है, फिर सेल फंक्शनल नहीं रहता, इंजर्ड हो जाता है। ऑक्सीजन इन हाई कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन भी नॉर्मली, तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जो है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ग्लूकोज के साथ कंबाइन होके, लेकिन ये इसकी भी जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इसका भी जब पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये भी सेल को इंजर्ड कर सकता है। तो हमारी बॉडी में हर चीज़ नॉर्मल कंसंट्रेशन में होनी चाहिए। अगर नॉर्मल से बढ़ जाती है हर चीज़ तो वो हमें इंजर्ड कर सकती है। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन जब ग्लूकोज हद से बढ़ जाए तो उसकी डिफरेंट जो है वो एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप करती है ग्लूकोज। जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस शुगर के पेशेंट जो होते हैं तो उनमें भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। फर्दर है स्टूडेंट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स भी हमारी सेल्स को इंजर्ड कर सकते हैं। इसमें वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, पैरासाइट्स। ये तो जाहिर ही बात है कि वायरस भी हमारी सेल पे अटैक कर लेता है और सेल को जो है इंजर्ड करवा लेता है, उसको जो है डैमेज करता है उसकी, और बैक्टीरिया भी सेल के ऊपर अटैक कर लेता है। इस तरह फंजाई और पैरासाइट्स, तो ये सेल इंजर्ड करता है बेसिकली। जैसे एक वायरस है हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, इसकी 3-4 टाइप्स है। तो हेपेटाइटिस वायरस हमारी लीवर सेल को इंजर्ड कर लेती है। लीवर सेल इंजर्ड हो जाते हैं तो पूरा लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, वो भी सेल्स को कर सकता है। फंजाई है, पैरासाइट्स है। फर्दर है इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस। इम्यूनिटी हमारी बॉडी में एक ऐसी ताकत है या हमारी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिफरेंट जो फॉरेन सब्सटेंसेस होती है, बाहर से कोई चीज़ आ जाए तो हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट डिफरेंट रिएक्शन करती है और उसको ख़त्म कर लेता है। बाज़ औक़ात समटाइम्स इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस हमारी बॉडी को डैमेज भी पहुंचा सकती है, हमारी बॉडी को डैमेज भी कर सकती है। जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस होती है। एलर्जी हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें हैं जिससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि पोलन्स, या बाज़ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, बाज़ लोगों को बाज़ लोगों को किसी और चीज़ से एलर्जी होती है। तो ये भी हमारी बॉडी को एक डैमेज, ये भी रिएक्शंस है, हमारी बॉडी रिएक्शन कर लेती है अगेंस्ट एलर्जिन। जब मीन के अगर कोई पोलन से किसी को एलर्जी है और पोलन वो इनहेल कर दे या पोलन आ जाए उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, तो वहाँ पर इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन होगी, पोलन के अगेंस्ट इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन होगी। लेकिन ये एक हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, डैमेज करती है हमारी बॉडी को। ऑटो इम्यून रिएक्शंस है।
ऑटो इम्यून रिएक्शन हमारी जो इम्यूनिटी है ये अपनी बॉडी की सेल्स के ख़िलाफ़ रिएक्शन करती है और अपनी बॉडी की सेल्स को ख़राब कर लेती है, डैमेज कर लेती है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑटो इम्यून रिएक्शंस है ये। जब हमारी बॉडी अपनी ही सेल्स के ख़िलाफ़ रिएक्शन करके उसको नुकसान पहुंचाएगी तो उसको ऑटो इम्यून रिएक्शंस। तो ये भी सेल इंजरी कर लेती है, सेल को इंजर्ड कर लेता है, ऑटो इम्यून रिएक्शंस भी और एलर्जिक रिएक्शंस भी। फर्दर है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स मीन अगर डीएनए में या जीन में कोई डिफेक्ट आ जाए जिसकी वजह से सेल इंजर्ड हो जाए और फिर पूरा ऑर्गन या पूरी बॉडी जो है वो उसको नुकसान पहुंच जाए, वो डैमेज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है, इसमें बेसिकली जीन में डिफेक्ट आता है। हमारा जो जीन है उसमें हमें पता है कि जीन क्या कर लेती है, कुछ ऐसी जीन्स है जो प्रोटीन्स बनाती है, प्रोटीन्स जीन्स से बनते हैं। तो जीन में कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए, जिसकी वजह से फिर अमाइनो एसिड भी, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनती है, तो अमाइनो एसिड भी इसमें एक अमाइनो एसिड डिफरेंट अमाइनो एसिड आ जाए, डिस्प्लेस हो जाए, जिसकी वजह से फिर एनीमिया, क्योंकि ये सिकल सेल एनीमिया ये हीमोग्लोबिन एस एक हीमोग्लोबिन का एक टाइप है। हीमोग्लोबिन एस जो है उसमें डिफेक्ट, ये एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल नहीं है। हीमोग्लोबिन एस एबनॉर्मल है। ये ऐसा हीमोग्लोबिन है जिसकी अमाइनो एसिड, जिसकी प्रोटीन्स में एक अमाइनो एसिड डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये दिस टाइप ऑफ एनीमिया डेवलप होता है। एनीमिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एनीमिया में आरबीसी की कमी हो जाती है या आरबीसी की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर हीमोग्लोबिन, जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है हमें पता है, तो अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ जाए, उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, तो फिर आरबीसी में ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो ऑक्सीजन को ले जाए या ट्रांसफ़र कर लें। डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम भी जीन में डिफेक्ट की वजह से आती है। डाउन सिंड्रोम ये भी जीन में डिफेक्ट आता है, लेकिन ये कंजेनिटल है। ये जब इनबॉर्न में होता है, जब बच्चा पैदा हो जाए तो माँ बाप से ये मुंतकिल हुआ होता है। ये जीन, ये एक 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 टोटल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है। 23 फ्रॉम मेल, 23 फ्रॉम फीमेल आ जाता है, तो बेबी में 46 हो जाते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम में 22 नंबर क्रोमोसोम जो है उसमें एक एक्स्ट्रा कापी आ जाती है। एक मतलब एक फीमेल की कापी हो गई, एक मेल की हो गई, दो ये हो गई, एक एक्स्ट्रा कापी भी आ जाती है इसमें। तो उसकी वजह से फिर डाउन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। इसमें जो बच्चा होता है वो शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, मीन वो शॉर्ट होता है। उसके डिफरेंट सिंड्रोम इसलिए इसको कहा जाता है कि उसमें डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ होती है। उसकी आइज़ जो है वो भी नॉर्मल नहीं होती। इस तरह उसकी हैंड्स जो है उसकी भी फिंगर्स शॉर्ट होते हैं, वो भी नॉर्मल नहीं होते। तो ये डेवलप हो जाता है जीन में डिफेक्ट की वजह से। लास्ट है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस मीन्स कि अगर हम अपने कोई प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट किसी चीज़ की कमी आ जाए या वो ज़्यादा हो जाए, इम्बैलेंस आ जाए, मीन नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, तो उसकी वजह से फिर भी सेल इंजर्ड हो सकता है और डिफरेंट डिजीज़ डेवलप हो सकती है। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है प्रोटीन कैलोरी इनसफिशिएंसी, मीन्स प्रोटीन की कमी। ये ऐसे लोगों में होता है जो
इकनॉमिकली ठीक नहीं होते, मतलब माशी हालात उन लोगों के ठीक नहीं होते जो प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेते, तो उन लोगों में प्रोटीन से रिलेटेड डिजीज़ डेवलप होते हैं। प्रोटीन अगर नहीं लेते तो बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, अगर प्रोटीन नहीं है तो प्रोटीन को जहाँ जहाँ भी प्रोटीन की ज़रूरत है हमारी बॉडी में तो वह डैमेज होगी। तो प्रोटीन कैलोरी इनसफिशिएंसी का मतलब ये हाइपोवाइटामिनोसिस। हाइपोवाइटामिनोसिस मीन वाइटामिन की कमी, हाइपो मीन लेस अमाउंट, वाइटामिनोसिस वाइटामिन की कमी। तो इसकी वजह से भी वाइटामिन्स आपको पता होगा कि इसका इम्यूनिटी में भी रोल है। तो अगर वाइटामिन की कमी है तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होगी, तो डिफरेंट डिजीज़, इसकी वजह से भी डिफरेंट डिजीज़ डेवलप हो सकती है। लास्ट है हाई फैट डाइट। हाई फैट डाइट मीन अगर हम अपने डाइट में फैट ज़्यादा लेते हैं, लिपिड ज़्यादा लेते हैं, तो क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन ब्लैकेज हो जाएगी। फैट्स, लिपिड जो है एक्यूमुलेट हो, अगर फैट ज़्यादा हो जाए तो फैट्स एक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं, तो वो ब्लड वेसल में एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे, तो ब्लड वेसल की ब्लॉकेज हो जाएगी। तो डिफरेंट जो कोरोनरी डिजीज़ है, जो हार्ट डिजीज़ है, उसका काज भी यही है, हाई फैट डाइट। फैट्स अगर कोई ज़्यादा लेता है तो उसकी वजह से, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, ब्लड वेसल्स में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर लेंगे। तो ये भी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस भी क्या है, ये भी सेल इंजरी की एक काज है। लास्ट में है एजिंग। थ्रू एजिंग मतलब एज के साथ इंसान की अगर उम्र इंक्रीज़ होता है, जितना इंसान ओल्ड हो जाता है तो उसके साथ उसके बॉडी में डिफरेंट सेल्स जो है उसकी इंजरी हो सकती है। जैसे हमने ब्रेन का एग्जांपल पढ़ा था कि एजिंग के साथ ब्रेन जो है उसके एट्रोफी हो जाती है ब्रेन की, तो ब्रेन की सेल इंजर्ड होना शुरू हो जाती है। इस तरह बुढ़ापे के साथ जब कोई ओल्ड एज में चला जाता है तो और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ उसमें आ सकती है। तो आज का यही था हमारा टॉपिक। अगर इसमें आप लोगों को कुछ समझ आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।